चैप्टर 15 पास्ट पेपर्स। हाँ हाइब्रिड खाली है। अच्छा जी, नो कम ऑन। ठीक है, किसी और ने बैठने तो बैठे रहे, बस आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी। फिर 2 वाले बैठने तो बैठे रहे। पेज 371। यार कहानी घर जाके पढ़ लीजिएगा। केसेस एलिजिबल फॉर सेटलमेंट थ्रू एडीआर बता दें कौन से हैं, और कंपोजिशन ऑफ एडीआर बता दें। Assurance and company has filed an appeal against the order of commissioner appeal to appellate tribunal. मोहतरम ये पुराना लॉ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हुआ है, आपको पता है ना। अब फाइल अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील टू हाई कोर्ट, ये बदलें सवाल है कि आपका ये पुराने लॉ का सवाल है। अब तो आपको पता है कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ कहाँ जाते हैं, और एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी। अब ऐसा तस्वुर हमारे लॉ में नहीं है कि कमिश्नर अपील से किधर चले जाएं, एपलेट ट्रिब्यूनल विच इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट। और अपील कहाँ पेंडिंग है? रिसेंटली द फर्म हैज अपॉइंटेड अ न्यू टैक्स एडवाइजर, जिसने मशवरा दिया कि एडीआरसी में चले जाओ यार। तो आप बताएं भाई, केसेस एलिजिबल फॉर एडीआरसी, एडीआरसी में कौन से केसेस जाने हैं? जरा मैं आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलता हूं, जरा देख के बताएं जी एडीआरसी में कौन से केसेस जाने हैं। कौन सा डब्बा है जरा सारों में से? एक्सेलेंट, ऊपर वाला। ये वाले केसेस जाने हैं एडीआरसी में, ये वाला और ये वाला। लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हो तो एडीआरसी में ना जाएं। डन? और समझ आ गया? एडीआरसी में ये वाले केसेस जाने हैं। लेकिन अब जाहिर बात है, आपको पता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी आ चुकी हुई है, तो अब तो आप लोग ये भी लिख के आएंगे ना, पॉइंट 1 लिख के आने ना, तो ये भी लिखा आइएगा बेशक। और ये तो इतना ज़रूरी नहीं, ये वाला तो लिखा आइएगा ना कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज चाहे 50 मिलियन से कम हो तो ये वाला केस भी एडीआरसी में जा सकता है। तो इंशाल्लाह कल इनकी हेडिंग्स भी पढ़ के आए, फिर कोई सवाल आपके जहन में हुआ तो देखिएगा। कितने लोगों के जहन में ये जवाब आ गया था? अच्छा, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होनी है बताएं जी। अगला सवाल क्या है, इसकी कंपोजिशन कैसे होनी है? एडीआरसी में कौन कौन बैठेगा? वो तो आज हमने पढ़ा था, लेकिन वो प्रेजेंटेशन में तो नहीं है, वो तो किताब के अंदर है। तो ये था 134 के ए का 1 और ये था 134 के ए का 3। चलो यार, ये सवाल अब बहुत अरसे का पेंडिंग हुआ हुआ था, इसको भी करो। इसमें रिक्वायरमेंट 1 मैंने कराई भी है आपको पहले कभी, या नहीं? वो भी नहीं करवाई भी? नहीं करवाई भी? बहुत खूबसूरत सवाल है। रियासत लिमिटेड, हाँ ये तो कंपनी है, रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, ये वैसे मैंने आपसे एक दफ़ा डिस्कशन कर ली थी, ये तो अलग डिस्कशन है, इस चैप्टर की नहीं है। कि खाली इस तरह लिखा हो ना रियासत लिमिटेड, तो आईकेप ने तो क्या अजम्पशन दे दें प्राइवेट है या पब्लिक है। लेकिन मेरा ये ख्याल कि अजम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं नहीं लिखा हुआ कि लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं। तो अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। लिमिटेड के लफ्ज से पब्लिक प्राइवेट नहीं बनती, या तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, या माय डियर गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हो, या किसी ऐसी कंपनी ने शेयर खरीदे हो जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हो, वो तो फिर लंबी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, तो दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं शायद 1-2 सवाल आपके लिए डेवलप करूंगा जो डिफरेंट जगहों से होंगे, वो फिर आप लोग जब हमारी अगली क्लास में आएंगे फरवरी वाली में, तो उसमें फिर आप लोगों ने जज करना होगा कि ये सवाल किस चैप्टर से है, ये सवाल किस चैप्टर से है, और ये सवाल किस चैप्टर से है। वो होंगे एक ही सवाल, लेकिन उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ले ली होंगी। रियासत लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई। आरएल इज कंसिडरिंग टू चेंज इट्स टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 22। इसका मतलब है 30 जून 22 तक कोई मसला नहीं इसको। यकम जुलाई 22 से अपना टैक्स ईयर बदलना चाह रही है, फ्रॉम नॉर्मल टू। और आप चाह रही है मेरा ईयर एंड हो पहला 31 दिसंबर तो 2022 में आ जाएगा। हाँ,
यकम जुलाई से अगर मैंने सोचा है तो 1 दिसंबर 22 में आएगा। ये 6 महीने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होंगे। आइडेंटिफाई द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग फॉर ईयर 2022। ये तो बदलने से पहले वाला साल है। तो एक मेरा साल तो बन गया ये वाला माय डियर। मैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपको करवा रहा हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में पहला बुलेट, दूसरा बुलेट, तीसरा बुलेट। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर 30 जून 22। 30 जून 22 तो मेरा कौन सा साल है? नॉर्मल टैक्स ईयर। शुरू कब हुआ होगा? 21 को। खत्म कब हुआ होगा? 22 को। अच्छा, इसको डिनोट कैसे किया होगा? टैक्स ईयर 2022। तो इसकी रिटर्न कब जमा करवानी है? 30 सितंबर 22। इंडिविजुअल्स रिटर्न जमा कराते हैं जो जून है ना उसके बाद वाले सितंबर में। तो इंडिविजुअल्स ने रिटर्न सितंबर में जमा करानी होती है। ऐसा ही है? ये तो आसान हो गया ना। ओ ये कंपनी है। ओ सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। तो फिर आप बताएं। 31 दिसंबर 22। अगर कंपनी का ईयर एंड जनवरी से जून हो तो इन्होंने जून के बाद वाले दिसंबर में आना है। तो बताएं 31 दिसंबर 22। ये तो मैंने अरसा लिखा है ना माय डियर, ये तो मैंने अरसा लिखा है कि कितना अरसा कवर हो रहा है। ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड कितना बनेगा जरा बताएं। ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल कब से शुरू होगा? इसे डिनोट कैसे करेंगे? वैसे ही जरा पूछ रहा हूं एक पुरानी बात। इसे, ये तो मैं चैप्टर 4 की बात पूछ रहा हूं। 31/12/22 के बाद कौन सा 30 जून आता है? तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? 23 से। इसको छोड़ें अभी, ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। तो ये मैं बाद में ब्रैकेट भरनी हुई तो बाद में भर दूंगा। फिलहाल मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करने दें क्योंकि वो डेट मैंने लिख दी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा माय डियर, अब ईयर एंड कंपनी का कब हो गया? दिसंबर। ईयर एंड कंपनी का कब हो गया? दिसंबर वालों ने आने, जो जून आपको नजर आ रहा है उससे, बोले बोले बोले, दिसंबर वालों ने आने जो जून आपको नजर आ रहा है उससे अगले सितंबर में। तो दिसंबर के बाद कौन सा जून आ रहा है? 30 जून 22, 30 जून 23, 30 जून 23 के बाद 3 महीने गिने। 30 सितंबर 23। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करना है? ये चैप्टर 4 की बात है। ये क्या है? अरसा। ये क्या है? टाइप। ये क्या है? टाइप। और डिनोट कैसे करना है वो अलग डिस्कशन है, वो चैप्टर 4 की है। रिटर्न फाइल्ड बाय, रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय। डन। आखिरी देखिए माय डियर, फर्स्ट टैक्स फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न फॉर स्पेशल ईयर। ये जरा सोच के बताएं कौन सा साल बनेगा? फर्स्ट रिटर्न फॉर स्पेशल ईयर। स्पेशल कौन सा बनेगा? फर्स्ट, फर्स्ट, इसके बाद स्पेशल कौन सा बनेगा? 24 चपेड़ मारूं। यकम जनवरी 23 से लेकर 31/12/23, ये मेरा बनेगा फर्स्ट स्पेशल ईयर। फर्स्ट स्पेशल ईयर। इसे डिनोट कैसे करना है? चैप्टर 4 की डिस्कशन है। ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड कब हो रहा है? 31/12/23। इन्होंने तो जो जून नजर आ रहा है अगला, उसके बाद सितंबर में आना है। किसी को जून नजर आ रहा है अगला? जून कौन सा है अगला? 30 जून 24, उसके बाद वाला सितंबर। डन।
कोई हाँ नो कर दें? ओके चलें। अब इसको डिनोट कैसे करना है, जरा चैप्टर 4 वाली बात जहन में ले आए। इसको डिनोट कैसे करना है? ये चैप्टर 4 और ये चैप्टर नंबर 15 की डिस्कशन थी। इसको डिनोट कैसे करना है? 30/22 को तो डिनोट करने का ये तरीका होता है कि जो एंडिंग डेट है उसके बाद जून देख लें कौन सा है। एंडिंग डेट के बाद जून कौन सा है? 30/23 है ना। एंडिंग डेट के बाद जून कौन सा है? तो ये चैप्टर 4 जरा रिवाइज कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। और एंडिंग डेट के बाद जून कौन सा है? चलें जी, पेपर में ये सारा कुछ नहीं करके आना, पेपर में सिर्फ आइडेंटिफाई करके आनी है डेट, अंग्रेजी भी नहीं लिख के आनी। पेपर में सिर्फ ये है, पेपर में सिर्फ ये मांगा हुआ था और कुछ नहीं मांगा हुआ था। हाइब्रिड में पढ़े ना बैठ के, मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? टाइम तो बहुत कम रह गया है पेपरों में। भाई ये चार्जिंग केबल ला दें। अगली रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दें। Assume that RL has changes year from normal to special. Assume करें चेंज कर लिया, चलो ठीक है, हमने भी ऊपर चेंज करा लिया। एंड फाइल इट्स रिटर्न फॉर रेलिवेंट टैक्स ईयर्स, और रिटर्न भी जमा करवा दिया एज डिस्कस्ड इन वन अबव। आइडेंटिफाई द लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ नॉर्मल एंड फर्स्ट स्पेशल। सिर्फ इनकी पूछी है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की तारीख। फर्स्ट अमेंडमेंट होनी है या फर्दर? फर्स्ट अमेंडमेंट। सिर्फ इसकी पूछी है और इसकी पूछी है। जिस दिन रिटर्न जमा कराएंगे उस दिन को क्या कहते हैं? जिस दिन रिटर्न जमा कराते हैं उस दिन को क्या कहते हैं? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब ये रिटर्न भी है, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर भी है। तो अगली रिक्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए मैंने इन तीनों के ऊपर नाम लिख लिया। ये एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर की भी तारीख है अगली रिक्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रिटर्न का स्टेटस क्या है वैसे हमारे लॉ में? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट का साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट का साल इन विच द एज्यूम्ड ऑर्डर इशूड। गवर्नमेंट का साल तो 30/29 को एंड होगा। गवर्नमेंट का साल तो कब एंड होगा? क्या ये ईयर एंड से देखना होता है या रिटर्न जमा कराने की तारीख से? मुझे बताएं, रिटर्न किसने जमा कराई? एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर in which the assumed order is issued. What is the year in which the assumed order is issued? Is it 30/29? Yes. तो 30/29 से आगे 5 साल गिने। 30 असल में यार अगर किसी ने डायग्राम बनानी है तो हमारा ये साल ना ये वाला है, बोले ना, हमारा साल ये वाला है और कंपनी ने रिटर्न जमा करानी होती है 31/12/22 को। तो आपको पता है 5 years फाइनेंशियल ईयर के यहां से गिनते हैं ना। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच। लेकिन मैंने आसान तरीका क्या बताया है? मैंने क्या बस इस तरह करें, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विद इन 5 years फ्रॉम द
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, नहीं इन विच, इसका जरा एंड बताएं। 30 जून 23 जून 23 के एंड से गिने 5 साल, और छोड़े में जल्दी से 24 25 26 27 28 30 जून 28 तक फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है। इसका नॉट आस्क्ड बाय एग्जामिनर, नीचे वाला बता दें खुद ही। जल्दी बताएं माय डियर। यार इसके बाद बता दें ये कौन सा गवर्नमेंट का साल है। चलें ये बताएं, ये गवर्नमेंट का साल, फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट का साल, वो हमेशा 30 जून को एंड होता है। ये कौन सा गवर्नमेंट का साल है? नहीं 30 जून 24 तो नहीं है, जाने दें 30 जून। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड? 30 जून 25 से आगे 5 साल गिने। 30 जून 30। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय दिस डेट। नो, अब ये पूरा क्वेश्चन भी आपको पिक्चर में आ जाएगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पिक्चर में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन 13। Zia has discovered an error in his return submitted by him and intends to file a revised return. Narrate the conditions which Zia has to comply in order to file a revised return. रिवाइज रिटर्न के लिए कंडीशंस आज सुबह की क्लास में रिवाइज की थी। 122 का 3 या एक्सेलेंट, 114 का 6। रिवाइज रिटर्न की कंडीशंस। कैन रिटर्न वंस फर्निश्ड बी रिवाइज्ड, व्हाट आर द कंडीशंस अटैच्ड देयर टू। रिटर्न रिवाइज करने की क्या कंडीशंस है, कोई मसला नहीं। रिटर्न रिवाइज कर, यार ये 4 नंबर का तो नहीं बनता, ये तो 9 नंबर का पूछना चाहिए। ये माय डियर आज पढ़ा है। अगला बेनिफिट ज़िया क्या ले सकता है बाय फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न वॉलंटरीली। वॉलंटरीली अगर जाके रिटर्न रिवाइज कर दे, क्या बेनिफिट मिल सकता है? हाथ खड़ा करके बताइएगा, हाथ खड़ा करके बताइएगा। एक्सेलेंट, भाई ने जवाब दे दिया। मुझे बताएं वॉलंटरी रिवीजन कौन सी है? ये वाली वॉलंटरी रिवीजन है आज वाली क्लास में, ये वाली वॉलंटरी रिवीजन है, या ये वाली वॉलंटरी रिवीजन है? ये मैंने आपको सेल्स टैक्स में बताया था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ और आपको ख्याल आ गया रिटर्न रिवाइज करने का। ये वॉलंटरी रिवीजन नहीं है। ऑडिट शुरू होने के बाद रिटर्न रिवाइज करें तो खुशी से नहीं आप कर रहे, वो आए थे तो कर रहे हैं। वॉलंटरी क्या होता है? आपने अब्बू के जूते खुद ही पॉलिश कर दिए, और वो क्या होता है, अब्बू ने अभी घुरी मारी जूतों को और आपकी तरफ देखा, ये तो वॉलंटरी नहीं है। ये तो इसका मतलब है ऑडिट हो गया था और अब्बू ने फिर बोल भी दिया मुंह से कि बेटा जूते पॉलिश कर दो। ये कौन सा वॉलंटरी है? वॉलंटरी होता है अगले ने कुछ भी नहीं कहा और आप काम कर रहे हो। तो अगर अगला कह दे तो यहां 25% पेनल्टी है और यहां पे 50% पेनल्टी है, और कोई ना कहे, ऑडिट भी शुरू नहीं हुआ आपका, टैक्स वालों ने कुछ कहा ही नहीं आपको और आपके दिल में आया रिटर्न रिवाइज करने का, तो आके लिखें इट इज वॉलंटरी डिवीजन। ये पहली वाली, ये मैंने आपको, मुझे याद है सेल्स टैक्स में लिखवाया था। कोई हाथ खड़ा करके बता दे अगर मैंने लिखवाया था। नहीं लिखवाया था तो मैं मान लेता हूं सेल्स टैक्स में लिखवाया था। इस रिवीजन का नाम मैंने वॉलंटरी रिवीजन लिखवाया था। क्या बेनिफिट मिलेगा भाई? नो पेनल्टी विल बी पेड।
और अगर ऑडिट के बाद शो कॉज नोटिस से पहले दे दे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? तो 25% पेनल्टी देनी पड़ेगी, 50% नहीं देनी पड़ेगी। जी कासिम भाई, वो किधर है? समीला किधर है? अच्छा अच्छा, वो तो गया हुआ, ठीक है, ओके। 114 का 6A की फर्स्ट लाइन ऑफ बॉक्स, जदा नहीं 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 नहीं, दूसरी खबर है, बैग में पड़ी होगी, हाँ, C2C। अच्छा, इस सवाल में मुझे ये बताएं, कुछ भी नहीं, बस छोड़ें। ये क्या रिक्वायरमेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर कमिश्नर अपील्स? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर कमिश्नर अपील्स? कमिश्नर अपील के पास अपील करने जा रहे हैं तो टैक्स जमा कराने की क्या रिक्वायरमेंट्स लॉ में लिखी हुई हैं? ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स while filing an appeal before commissioner appeal. Requirements for payment of tax बताएं जी। Requirements for payment of tax vis-a-vis requirements for filing an appeal, दो चीजें हैं ना। Requirements of, आप अपील फाइल करने किसको जा रहे हैं? कमिश्नर अपील को। Requirements for, बोलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड vis-a-vis रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एन अपील। तो पेमेंट ऑफ टैक्स और फाइलिंग एन अपील की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स की ये रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न के साथ वाला टैक्स जमा कराना है। रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ये है कि आपने टैक्स पे करना है रिटर्न वाला, फिर आपकी अपील सुनी जाएगी। और रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग अपील ये हैं पॉइंट 3 में। दो चीजें पूछी थी ना, विजा विज, साथ साथ ये भी बताओ। विजा विज साथ साथ ये भी बताओ। विजा विज का मतलब साथ साथ ही होता है ना। विजा विज एज वेल एज विजा विज, वीजा ही नहीं आ रहा, विजा विज। अच्छा जी, फेस टू फेस लिखा हुआ है, चलो छोड़ो। अच्छा क्लियर, आप बता दें क्या लिख के आएंगे। अच्छा, अगर अगर होता कि स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी, वो तो फिर कुछ और था। वो क्या था स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी? पहले उसको 30 दिन की छूट दी जाएगी, फिर उसको फर्दर। अच्छा, रिटर्न जमा कराने से, अपील करने से पहले क्या शर्त है कि आप टैक्स जमा करवाएं? कौन सा वाला? रिटर्न वाला। और रिटर्न जमा कराने के लिए क्या कंडीशंस हैं? वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे होगी, 30 दिनों के अंदर जमा कराई जाएगी, और वो सारा। जी बताएं भाई। 100 रिक्वायरमेंट्स पूछी हुई थी। वो क्या टाइम लिमिट इन विच कमिश्नर इज परमिटेड टू फर्दर अमेंड एन असेसमेंट? फर्दर अमेंड एन असेसमेंट 122 का 4। ब्रीफली डिस्कस द टाइम लिमिट विद इन कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू पास एनी, ये नहीं अभी हमने किया हुआ, अगला वाला भी नहीं किया हुआ। अच्छा पॉज कर दो यार।
वो जो एक दो ट्रांजिशनल प्रोविजंस रह गई ना वो पढ़ लें, फिर जाएं 2 मिनट में। निकालो। अच्छा बंद नहीं किया हुआ था, पॉज नहीं किया हुआ था, मैं तो पॉज करने को कहा था। जो ठीक है कोई मसला नहीं। अब निकालें यार वो जो एक दो छोटी छोटी छोड़ी हुई थी। अच्छा आज ये हेडिंग्स पढ़ लेंगे 134 की हेडिंग ज़रा पढ़ लीजिएगा। वैसे हेडिंग्स येलो से हाईलाइट भी हुई हैं उधर, ये हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा। एक तो मेरे ख्याल से एपलेट ट्रिब्यूनल में भी रहता है, पेज नंबर 356 पे आए, 357 पे। तो आज के नोट्स में लिखा होगा 132 के 1 की दूसरी और तीसरी लाइन। अच्छा भाई हमारे लॉ में, अच्छा कल मैं आपको एक समरी दूंगा जिसमें लिखा होगा कि तीनों जगह फाइलिंग फीस कितनी है। हाई कोर्ट में शायद 50,000 रुपये फीस है, और तीनों जगह कितने दिनों में अपील कर सकते हैं, और तीनों जगह कितने दिनों में उन्होंने फैसला सुनाना है, और तीनों जगह क्या फैसला सुनाना है, और तीनों जगह जो है वो स्टे ऑर्डर कितने अरसे का मिल सकता है। तो इस सारे की समरी आपको कल इंशाल्लाह मिलेगी। तो अभी मुझे ये बता दें कि समरी मिलने से पहले कि एपलेट ट्रिब्यूनल ने कितने दिनों में फैसला सुनाना है, लेकिन पुराना कानून क्या था, 180 डेज। पुराने कानून और नए कानून को बदलने के लिए एक लॉ आया था जिसका नाम क्या था, टैक्स लॉ में अमेंडमेंट्स एक्ट। ये किस साल आया था, 2024 में। तो 2-3 जगह मैंने आपको लिखवाया है, ये क्या है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अपील्स पेंडिंग बिफोर ATIR on the date of commencement of न्यू लॉ। जब न्यू लॉ शुरू हुए उस वक्त जो पेंडिंग अपील्स हैं उनका क्या करें, उनमें 90 दिन नहीं, shall be decided within 180 days as mentioned in, ये 180 डेज कहां मेंशनड होंगे, एज मेंशनड इन ओल्ड लॉ। अगर किसी स्टूडेंट की कोई पुरानी किताब आपके पास पड़ी हुई है या कोई सीनियर है, उसको घर जाके देख सकते हैं आप, पुराने लॉ में 180 दिन थे। तो बता दें पेंडिंग केसेस जो हैं, कौन से पेंडिंग केसेस, जो कमेंसमेंट ऑफ न्यू लॉ के दिन है, नया लॉ जिस दिन हमने लगा दिया उससे पहले जो पेंडिंग केसेस हैं उनको कितने दिनों में डिसाइड करना है। ATIR में तो CIR, हाँ 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 हाँ, उसका तो यहाँ लिखा हुआ था। एक मिनट बता देता हूँ। वो पुराने लॉ में ही देना होगा, पुराने लॉ के मुताबिक। अच्छा जी माय डियर, और कौन सी ट्रांजिशनल प्रोविजन है हाई कोर्ट में थी कोई, चले मुझे मिल गई, छोड़े आप लोग ना तय करें, हमें भी मिल गई। रेफरेंस अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील, रेफरेंस अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रेफरेंस इन हाई कोर्ट। रेफरेंस किसके लिए लफ्ज यूज हो रहा है यहां, नहीं अपील के लिए रेफरेंस का लफ्ज यूज हो रहा है। अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ communicated after the date of commencement of new law shall lie before high court। असल में कह रहे हैं कि जो नए लॉ के मुताबिक जो केसेस हैं अब वो कहां जाएंगे, हाई कोर्ट में। पुराने लॉ में क्या था, कमिश्नर अपील के केसेस कहां जाते थे, एपलेट ट्रिब्यूनल में। अब नए लॉ में कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। तो रेफरेंस इन हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील कम्युनिकेटेड आफ्टर द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू टैक्स लॉज शेल बी लाई बिफोर हाई कोर्ट। तो ये तो ऐसा कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन भी नहीं है, बस एक सिंपल सी बात यह है कि आप कमिश्नर अपील के फैसले किसके पास जाया करेंगे, ठीक है जाएं यार बस। चलें जी FIR 2 वाले अब एक्टिव हो जाएं।